हाईवे पर बड़ी बड़ी लोरियों को पार करते हुए गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। दोनों ओर के जंगलों से आती ठंडी हवा पायल के बालों को बिखेर रही थी। कुछ दिनों की बारिश के कारण इस छोटे से इलाके की हवा में सर्दी का एहसास था। बारिश से भीगी हुई सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत जुगनू उड़ रहे थे। हवा में एक अज्ञात फूल की सुगंध तैर रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को पायल अपनी सांसों में भर रही थी। उसके बगल में बैठे सुमन का चेहरा गंभीर था। अचानक गांव आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन पिता की बात को टाल नहीं सके। उस गांव में आना पड़ा जो पुरानी यादों से भरा हुआ है, लेकिन उन यादों में खुशी से ज्यादा दर्द का हिस्सा है। बचपन की बातें याद आते ही सुमन की आंखों के कोने चमक उठे। उसका दिल बेचैन हो गया। मां की चीख पुकार अब भी जैसे चारों ओर गूंज रही थी। यह घटना करीब 25 साल पुरानी थी। उस दिन सुबह सुबह सुमन नींद से जागा। पास में मां और भाई नहीं थे। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन खिड़की से झांक कर आसमान देखा तो समझ गया कि सुबह हो गई है। बगीचे की ओर से बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वह दौड़कर बगीचे में पहुंचा और देखा वह भयावह दृश्य, साथ ही मां की दिल दहला देने वाली चीख। मेरा लड़का, मेरा बेटा चला गया सबको छोड़ के। पिता के पायजामे के कोने को पकड़कर सुमन पीछे हट गया। सामने तालाब पर बड़े भाई का निष्प्राण शरीर तैर रहा था। वे दृश्य जैसे बायोस्कोप की स्लाइड की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। पायल बिना कहे सब समझ गई। उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ा, हल्के से चूमते हुए बोली, सुमन, बहुत दिन हो चुका है, पुरानी बात याद करके अपसेट मत हो। पायल और सुमन का बचपन एक ही गांव में बीता, बल्कि सिर्फ एक ही गांव में नहीं, बल्कि एक ही घर में कह सकते हैं। सुमन के घर में ही पायल का परिवार किराए पर रहता था। बाद में पायल के पिता का तबादला कोलकाता हो गया और वे सभी गांव छोड़कर शहर चले आए। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कुछ चिट्ठियां आईं, लेकिन धीरे धीरे वह संपर्क भी टूट गया। करीब 6 साल बाद सुमन ने भी गांव छोड़ दिया। बड़े भाई बासु की मौत के बाद सुमन की मां बीमार रहने लगी और अंततः उनका भी निधन हो गया। मां को खोने के बाद सुमन को अपने मामा के घर शरण लेनी पड़ी। फिर नई जिंदगी की शुरुआत हुई। नया स्कूल, नया कॉलेज और पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। सुमन और पायल की फिर मुलाकात विदेश में ही हुई। पायल भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। शायद ईश्वर का कोई पूर्व निर्धारित योजना थी जिसने उन्हें फिर से मिलाया। पहले पहल दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके, लेकिन बातचीत के दौरान सुमन ने जब मांडाली गांव की बात छेड़ी, उनके पुराने घर और बचपन के दोस्तों का जिक्र किया, तो धीरे धीरे दोनों समझ गए कि नियति ने उन्हें फिर से एक कर दिया है। बचपन में वे साथ साथ आम, अमरूद और जामुन बटोरा करते थे। कितनी बार खेल कूद और नोकझोंक में साथ रहे। गांव के मेले में जाना, नाटक के अभिनय में हिस्सा लेना और सबसे मजेदार, चुपके चुपके दूल्हा दुल्हन खेलना। उन यादों की चमक आज भी वैसी ही ताजा है। आज भी वे महसूस करते हैं कि बचपन का वह अटूट बंधन उन्हें अलग नहीं होने देगा। बचपन में 2 अभिन्न हृदय वाले दोस्तों को एक दूसरे के करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगता। सुमन ने तय किया कि वह पायल के साथ देश वापस लौटेगा। शादी की बात उसने अपने पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए। सुमन के घर की परंपरा थी कि घर के लड़कों की शादी से पहले कुलदेवी को अर्घ्य अर्पित करना अनिवार्य है, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। करीब 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद सुमन की गाड़ी उनके 14 पीढ़ियों पुराने घर माया कानन में आकर रुकी। घर की हालत अब जर्जर हो चुकी थी। जगह जगह से ईंट और सीमेंट झड़ चुके थे।
दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था और ऊपर की मंजिल पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। दुबले पतले बुजुर्ग की तरह कई वर्षों की यादें अपने अंदर समेटे हुए माया कानन अब भी मांडाली गांव में अपना अस्तित्व बनाए हुए खड़ा था। घर के भीतर कदम रखते ही जैसे सारी तकलीफें पल भर में गायब हो गईं। वही आंगन, बाईं ओर का बगीचा और वह लोहे की घुमावदार सीढ़ियां। पायल भी गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई बगीचे की ओर चली गई। आम का पेड़ अब भी अपनी जगह खड़ा था। नीचे कुछ पके हुए आम गिरे हुए थे। पायल ने दोनों हाथों से आम उठाए और सुमन को बुलाने के लिए मुड़ी। तभी उसने देखा कि सुमन उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी नजरें तालाब की ओर टिकी हुई थीं। पता है पायल, ठीक उसी जगह बासु भैया का बॉडी पड़ा हुआ था। सुमन की आंखों में आंसू झलमिला रहे थे। तालाब की सतह पर हवा के कारण गोल गोल छोटे घेरे बन रहे थे। पता नहीं कितनी देर तक वे दोनों उसी तरह खड़े रहे, जब तक कि साधनदा की आवाज से उनका ध्यान नहीं टूटा। तुम लोग वहीं खड़े हो, चलो अंदर चलो। साधनदा इस घर के बहुत पुराने नौकर हैं। सुमन ने अपने पिता से सुना था कि साधनदा के दादा को इस घर में नौकरी पर रखा गया था, जब इस घर के मालिक सुमन के परदादा सूर्य नारायण चौधरी थे। इस घर का नाम माया कानन सुमन की परदादी माया रानी चौधरी के नाम पर रखा गया था। सुमन ने अपने पिता से यह कहानी कई बार सुनी थी। सचमुच इस घर में एक अद्भुत आकर्षण है। इतने वर्षों बाद भी सुमन उस खिंचाव को महसूस कर रहा था। सुमन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और घर की ओर कदम बढ़ाए। माया कानन के ऊपर की मंजिल के कमरे अब जर्जर हो चुके थे। नीचे की मंजिल के कमरों की मरम्मत कराई गई थी। वहीं दक्षिण पश्चिम कोने के एक कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। सफर की थकान से चूर कमरे में पहुंचते ही पायल और सुमन बिस्तर पर ढेर हो गए। साधन भैया, आज कुछ नहीं खाएंगे, बाहर डिनर करके आए हैं। बहुत टायर्ड हूँ, हम लोग सो जाते हैं। साधनदा जैसे कुछ कहना चाह रहे थे। पायल यह समझ गई। कुछ कहोगे साधन भैया? सिर हिलाकर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर लौटता है। चेहरा कुछ फीका पड़ा हुआ लगता है। हकलाते हुए कहता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। रात में सोने से पहले अगर दवाई लेके सो जाता हूँ तो होश नहीं रहता, इसलिए बता रहा हूँ। रात में सोने से पहले घर का दरवाजा बंद करके सोना। कुछ भी हो जाए, दरवाजा खोल के बाहर मत आना। कोई भी बुलाए तो जवाब मत देना। पायल के चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि वह डर गई थी। उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुमन यह समझते हुए जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, इतनी रात को भूतों की कहानियां मत सुनाओ। सुबह से पहले हम लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है? साधनदा के चले जाने के बाद पायल दरवाजा बंद कर देती है। दोनों बहुत थके हुए होते हैं थे। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों में नींद छा जाती है। नींद में सुमन ने एक अजीब सपना देखा। एक छोटा बच्चा तालाब के किनारे अकेले खड़ा है। उसका चेहरा बहुत धुंधला और अस्पष्ट है। बच्चा तालाब की ओर इशारा करता हुआ कुछ बुदबुदा रहा है, लेकिन सुमन कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तभी एक लंबा आदमी उस बच्चे को पानी में खींचकर ले जाता है। बच्चा भी पानी में उतरकर धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी अचानक किसी आवाज से सुमन की नींद खुल जाती है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। चांद की रोशनी बहुत धुंधली है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा है। सोने से पहले पायल ने खुद नाइट लाइट जला दी थी। यह सुमन को स्पष्ट याद था। बिस्तर पर हाथ डालकर देखता है, पायल वहां नहीं है। दीवार पर हाथ फेरते हुए लाइट का स्विच नहीं मिल पाता तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। लेकिन सुमन को याद है कि दरवाजा बंद करके ही सोया था। वह जल्दी से उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पायल,
कहाँ गई ये लड़की? लाइट कैसे चली गई? टाइम क्या हुआ है अभी? पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। मोबाइल की टॉर्च भी उसी समय बंद हो गई। फोन भी स्विच ऑफ हो गया। चारों ओर गहरी अंधकार छाई हुई थी। किसी तरह हाथ पैर मारते हुए सुमन घर के सामने की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। सामने साधनदा का कमरा था। वहां शायद रोशनी की व्यवस्था होगी। कम से कम एक हैरिकेन तो होगा ही। बहुत समय बाद वापस लौटने के बावजूद पुरानी यादें अब भी ताजगी से याद आ रही थी। सही तरीके से कदम रखते हुए सुमन सदर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी। चारों ओर सब कुछ खाली सा लग रहा था। इस दुनिया में कोई नहीं था। अंधेरे में उसकी आंखें कुछ हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। अचानक उसकी नजर छत की ओर पड़ी और सुमन ने देखा पायल छत के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल किनारे पर। पायल, पायल क्या कर रही हो? पायल की कोई होश नहीं थी। वह एक ही तरह खड़ी थी। अंधेरे में दौड़ते हुए सुमन लोहे की घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। सीढ़ी का दरवाजा बाहर से बंद था। सुमन हैरान हो जाता है, फिर पायल छत पर कैसे गई? उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। जल्दी से दरवाजा खोलकर छत पर पहुंचता है। बादलों के बीच से चंद्रमा की मध्यम रोशनी छत पर पड़ रही थी। वह रोशनी जैसे और भी अंधकार को बढ़ा रही थी। छत के एक कोने में पायल को खड़ा देखा था और अब भी वह वहीं खड़ी थी। पायल, पायल। पायल को पकड़ने के लिए सुमन बढ़ता है। ठीक तभी पायल पलटकर मुंह घुमाती है। लेकिन यह कौन है? यह तो पायल नहीं है। क्या भयानक चेहरा है, एक लंबा चेहरा और उसके ऊपर दो लंबे कटे हुए हरे रंग की आंखें। चेहरे के चारों ओर जैसे एक गहरी बंद गुफा सी दिखाई दे रही है। चेहरा धीरे धीरे और लंबा होता जाता है और वह आकृति दोनों हाथ बढ़ाकर सुमन की तरफ बढ़ने लगती है। सुमन का शरीर जड़ हो गया था। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सांस रुक जाएगी। अचानक बगान की ओर तालाब के पानी में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई और तुरंत पूरे घर में लाइट जल उठी। सामने का भयानक रूप जैसे हवा में गायब हो गया। सुमन बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। जब सुमन की होश आई तो उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि पायल उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में यह साफ दिख रहा था कि वह बहुत रो चुकी थी। कल रात को पायल तुम... सुमन ये शब्द कहने के बाद बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। पायल सिसकते हुए कहती है, आज ही हम लोग चले जाएंगे सुमन, और नहीं रहेंगे यहाँ पे। सुमन कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी आंखें फैलाए बगान की ओर घूरता रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है पायल, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। साधनदा दरवाजे के पास खड़ा था। अचानक सुमन के पुकारने पर वह फिर से कमरे में आता है। कल रात को मुझे क्या हुआ था साधनदा? कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं। आप लोग आज ही चले जाओ। मैं सुबह सुबह ही आप लोगों का मंदिर में पूजा की बंदोबस्त कराता हूँ। क्या छुपा रहे हो, प्लीज बताओ। कल रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो नॉर्मल नहीं है। साधनदा चुप था। उसकी आंखें नम हो रही थीं। बताओ साधनदा, बताओ, चुप मत रहो। प्लीज बताओ, किसने मुझे कल रात घर के अंदर ले आया? बताओ।